हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो बात की थी उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी कि यार दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इस बात को डिफाइन कर लिया था। अब उसी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इन बातों को जरा समझिएगा। देखो यार दोस्तों, अब हम लोग आपको बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि डिफिनीशन क्या है, ठीक है। साथ साथ में एक दो प्रॉपर्टी भी बताई थी। अब यार कुछ और प्रॉपर्टी बताते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक वहां से ही लेते हैं, फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो गौर से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट करके रख सकते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन होंगे सारे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि कोई आपसे पूछता है कि यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो जरा देखो यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी इक्वल टू एन माइनस एन एफ ई। अब कौन कौन सा क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखो। वेयर कौन कौन क्या क्या है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज ऑब्लिक रिड्यूस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज ऑब्लिक रिड्यूस इन रेडॉक्स रिएक्शन या सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिख देता हूं, सेल रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, वो एन है। एफ क्या होता है मेरे दोस्त? एफ होता है क्या? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 96500 कूलम। तो इसी को क्या बोलते हैं? 1 फराडे बोलते हैं। एफ को ही इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? 1 फराडेज बोलते हैं। ये देखो, ठीक है, इसी को सिंबलाइज किया जाता है 1F से, ऐसे। तो देखो डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। एन क्या है? एन है कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुए हैं और रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। एफ क्या है? अब बात आती है ई क्या है। ई जो है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो मेरे दोस्त क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यदि कोई हाफ सेल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ये देखो, ये हमारा क्या है दोस्त? ई है। तो एक फार्मूला हुआ डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब इसी को कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। मतलब जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड ई स्टैंडर्ड लोगे तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड आएगा, जब ई नॉर्मल लोगे तो डेल्टा जी भी नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूले सही है, बस इस बात का ध्यान रखना, जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी, जब आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे या सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे तो सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी। इतना बात ध्यान रहेगा। इस फार्मूले को आप सभी बच्चे अच्छे से याद रखोगे, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस फार्मूले को आप याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखो, अब गौर से समझिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हमें सबसे ज्यादा काम आने वाला है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन वाली चीजों को डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पहला पॉइंट वो ये ध्यान रखो, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो हमारा दोस्त क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब नॉट एडिटिव, इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एडिटिव नेचर की नहीं होती है, इसको ऐड नहीं कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दिया। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि डेल्टा जी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो कैसी है मेरे दोस्त? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यदि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये एडिटिव होता है, इसको आप ऐड कर सकते हो। ये कैसा है? एडिटिव नेचर का है, इसको ऐड किया जा सकता है। ठीक, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बताता हूं कि काम कैसे करेगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। अब धीरे धीरे उन बातों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखो, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि यार ये देखो कॉपर पॉजिटिव आयन, ये एक हाफ सेल है और इसका आपको ई सेल दिया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया है -x1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इन्होंने एक ये सेल दिया, कॉपर +1 इक्वल्स कॉपर +2 इक्वल्स, और दोस्त इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कहते हैं कि यार इसका जरा आप वोल्टेज बता दो कितना होगा इस हाफ सेल का। इस हाफ सेल का पोटेंशियल वो पूछ रहे हैं कि इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो। ये सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ये देखो। अब ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों कि हमें किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो जरा ध्यान दो, आपको दिया क्या है? 2 हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है और पूछा क्या जा रहा है? तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। यही तो दिया है। देखो ये हाफ सेल है ना, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये भी हाफ सेल है, इसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो पूछा जा रहा है वो भी एक हाफ सेल है, उसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल देके यदि कहीं हाफ सेल पूछा जाए तो हमें क्या करना है? गौर से। तो पहला नोट समझो, यदि हाफ सेल का पोटेंशियल दे रहा है, गिवन क्या है? गिवन है हाफ सेल। गिवन क्या है? हाफ सेल। और फाइंड भी क्या करना है? फाइंड भी करना है हाफ सेल पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल ये हमें फाइंड भी करना है। तो ऑलवेज उनके डेल्टा जी ऐड करोगे, ई नहीं। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यार हम ऐसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो बस बात खत्म हो गई, है कि नहीं भाई? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे, डेल्टा ई जुड़ जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गलत नहीं है, मगर हम कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर यार क्वेश्चन कैसे करें? तो हमेशा ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसलिए वो ऐड नहीं हो सकता। कौन नहीं ऐड हो सकता दोस्त? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं ऐड हो सकता है। मगर किसने कहा है कि डेल्टा जी ऐड नहीं हो सकता? डेल्टा जी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो एडिटिव होती है, तो इनके डेल्टा जी को ऐड करो। वही मैं कह रहा हूं कि जब भी कहीं हाफ सेल दिया जाए और फाइंड भी हाफ सेल करना हो तो ऑलवेज क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड डेल्टा जी ऑफ हाफ सेल। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? तो हमें ये काम करना है, ध्यान रखिएगा। हमें क्या काम करना है? उनके डेल्टा जी को ऐड करना है इस तरह से। ये देखो, तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन के लिए ये काम करेंगे, उनके डेल्टा जी को ऐड करेंगे। कभी भी ई को डायरेक्ट मत ऐड कर देना। और ऐड कैसे करना है? किसी बच्चे ने कहा सर ऐड कैसे करेंगे? जैसा थर्मोकेमिस्ट्री में करते थे। ये स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन है तो बिल्कुल मैथ्स लगेगी। ऐसा कुछ भी अरेंज करो कि बस फाइनल रिएक्शन आ जाए। जो मन है यार वो करो, बच्चों की भी तो मर्जी चलेगी यार, जैसा मानो वैसा करो। कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर उधर रिएक्शन को पटक दो, जो मन है करो, बस आंसर ये फाइनल रिएक्शन आनी चाहिए। क्यों? डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है। और यार दोस्त यदि ये स्टेट फंक्शन है तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व करते थे। स्टेट फंक्शन होने का मतलब है तुम मैथ्स का पूरा रूल लगा सकते हो कि 2 रिएक्शन को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, मगर फाइनल रिएक्शन आ जाए। तो अब बताओ इन 2 रिएक्शन का हम क्या करेंगे? डेल्टा जी ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? देखो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? तो ये देखो मैं अब आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो पहले मेरे पास रिएक्शन ये थी, यही रिएक्शन थी ना दोस्त।
अब हम इसका डेल्टा जी लिख लेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड। तो ये क्या आएगा, तो ये आ गया माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी है, देखो एन की वैल्यू कितनी है, एक मिनट थोड़ा सा रफ कर दूं, गलत लिखा है, हाँ यहां पे क्या था +1, तो एन की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आई, एन की वैल्यू मेरे दोस्त आई 1, एफ को हमने ऐसे ही रखा और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये देखो पहले वाली की वैल्यू कितनी दी है -x, तो ये मेरे दोस्त कितना आ गया -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो गया +f(x1) इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह दूसरे वाले का निकाल लो, दूसरा हाफ सेल क्या था, +1 एक्वस गिव्स कॉपर +2 एक्वस, यही तो था मेरे दोस्त, देखो कॉपर +1 इक्वस से कॉपर +2 इक्वस, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे कितनी आई, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, -NFE0, वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू कितनी है 1, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो रहा है 1, जितना चेंज हो रहा होगा उतने ही मोल तो चेंज हुए होंगे इलेक्ट्रॉन के, है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी है -2, तो मेरे दोस्त वैल्यू कितनी आ गई f(x2) इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे से पूछा किसका है, इसका Cu सॉलिड गिव्स Cu+2 इक्वस, इसका पूछा गया है, तो इसका डेल्टा जी कितना है, ये देखो। अब जरा बताओ इसका डेल्टा जी कैसे निकालोगे, गौर से बताइए, इन दोनों को सम कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों को सम करोगे तो इसका डेल्टा जी आ जाएगा, तो इसका डेल्टा जी कितना आया, इसका डेल्टा जी आ गया, डेल्टा जी इक्वल टू डायरेक्ट ऐड कर दूं G1 + G2, अब G1 + G2 की वैल्यू डाल दो तो ये क्या आ जाएगा f(x1) + f(x2), आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू मेरे दोस्त आ गई, f कॉमन ले लिया, x1 + x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या हमें डेल्टा जी निकालना था, नहीं, आपने तो कहा है ई स्टैंडर्ड निकालो इसका, तो जब ई स्टैंडर्ड निकालो कहा है तो डेल्टा जी नॉट मिल गया है। अब डेल्टा जी यदि नॉट मिल गया है मेरे दोस्त, तो मैंने फार्मूला लगा दिया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE0, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रख दी, n यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का देखो एक्सचेंज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, जब मेरे दोस्तों 2 मोल का हो रहा है, यहां 2 रख दिया, f रख दिया, और E0 इस रिएक्शन का अपने को निकालना है, f से f कैंसिल हो गया, f की वैल्यू कभी मत डालिएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, तो E0 इक्वल टू आ गया, डायरेक्ट यहां आंसर लिख देता हूं, E0 इक्वल टू आ गया क्या x1 + x2 माइनस का डिवाइडेड बाई 2, ये देखो आ गया, क्या आया -x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेशन ये है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो जरा ध्यान रखो, हाफ सेल दिए हो, हाफ सेल पूछा जाए, ये ध्यान रखना, हाफ सेल गिवन है, हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो हमेशा डेल्टा जी ऐड करोगे, पहला पॉइंट ये है, हाफ सेल दिया जाए, हाफ सेल का पोटेंशियल पूछा जाए, तो मेरे दोस्त प्लीज हमेशा क्या ऐड करोगे, डेल्टा जी ऐड करोगे, ठीक है। और डेल्टा जी क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा ई क्यों नहीं ऐड करेंगे, या स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरे दोस्त एडिटिव नहीं होती है, इस वजह से प्लीज इनको मत ऐड करिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। और ऐड करना कैसे है, तो यदि कहीं बात आती है कि ऐड कैसे करना है, तो दोस्त बिल्कुल वैसे ही करो जैसे थर्मोडाइनमिक्स में करते थे, चाहे जैसे ऐड करो, बस फाइनल रिएक्शन आ जाए, और जब फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा तो ई भी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू -NF लगा देंगे FE0, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE कर लोगे। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर ऐसे नहीं मजा आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन और दे दीजिए, तो जरा देखो अब एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x1 वोल्ट है, फिर एक क्वेश्चन, मतलब एक हाफ सेल ये दिया है और एक हाफ सेल मेरे दोस्त ये दिया है, ये देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, ये देखिए, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि यार बेटा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। क्या दो हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है आपको? क्या हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है? बोलो बोलो, क्या हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है? यस, हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है। देखो +2 और क्या है, 0 से +2 हाफ सेल है, +3 से 0 हाफ सेल है, और जो पूछा जा रहा है क्या वो भी हाफ सेल है? चेक करो, सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही तो हो रहा है। +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से 0 रिडक्शन हो रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब सब हाफ सेल दिए है ना। हाफ सेल देख के हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है ना मेरे दोस्त। जब भी हाफ सेल देख के हाफ सेल का पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करोगे, डेल्टा जी ऐड करोगे। फिर से देखो, तो अब हम इनके डेल्टा जी ऐड करते हैं। तो डेल्टा जी कैसे ऐड करोगे? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका डेल्टा जी क्या निकलेगा, -NFE0। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। चलो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है, 2 का है, ठीक है। F की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गया, -1, तो वैल्यू कितनी बन गई, प्लस की ये। इसका निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है, 3 का। F ऐसे ही आ गया, इसकी क्या वैल्यू है, -x3, तो ये क्या बन गया बच्चों, ठीक है कि नहीं। प्लस ये देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा दोस्त। अब इसका कैसे निकाला जाए, तो गौर से मेरी बात को जरा सुनिएगा। क्या इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा? नहीं, इसका अपोजिट आएगा। यदि हम इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 कहते हैं और इनको ऐड कर देते हैं कि यार 1 + 2 ऐड कर दो, तो जब मेरे दोस्त 1 + 2 करोगे तो जरा बताना क्या आएगा। 1 + 2 करोगे तो आएगा Fe इक्वल्स, क्यों, ये और ये कट जाएंगे, तो क्या आएगा, Fe इक्वल्स Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स, ये आएगा। और हमने क्या पूछा है, जस्ट अपोजिट। तो मैंने यार अभी तो तुमको पढ़ाया था कि जिस हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल दिया हो, यदि उसके अपोजिट हाफ सेल का पूछा जा रहा है तो बस साइन चेंज कर दो, तो तुम इसी का निकाल लो और इसका निकालने के बाद साइन चेंज कर देना, इसका आ जाएगा। क्यों, देखो +2 से +3, +3 से +2, तो जो इसका पोटेंशियल आएगा उसका जस्ट अपोजिट इसका आएगा। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, ये उसी हाफ सेल का रिडक्शन है और ये उसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन। तो इसका निकाल लो ना यार, क्या टेंशन की बात है। तो इसका कैसे निकालोगे, इसके मैंने मानी डेल्टा जी, तो इसका डेल्टा जी किसके बराबर आया, डेल्टा जी 1 के, डेल्टा जी स्टैंडर्ड 1, डेल्टा जी स्टैंडर्ड 2। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आई, 2fx1 + 3fx2, ठीक है नहीं, कॉमा ले लो f, तो क्या आ गया, 2x1 मेरे दोस्त आ गया, और क्या आ गया दोस्त, 3x2 आ गया। चेक करो यार, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब इस डेल्टा जी की वैल्यू डाल दो, डेल्टा जी की वैल्यू डाल दो, यहीं पे डाल दूं, ये देखो -2, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, अरे भाई बोलो तो सही, कितने का डिफरेंस है यार दोस्त, 1 का डिफरेंस है, तो 1 चिपका दिया। फिर क्या डाला, Fe0 अपने को निकालना है दोस्त, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो E0 की वैल्यू कितनी आ गई, पढ़ के सुनाओ जल्दी से, E0 की वैल्यू कितनी आई, -2x1 + 3x2, ये वैल्यू आई कि नहीं आई है। मगर दोस्त ये जो वैल्यू आई है इस हाफ सेल की आई है, क्या मैंने इसी हाफ सेल को निकाला है, नहीं, हमको चाहिए आंसर इस हाफ सेल का। तो इस हाफ सेल का आंसर क्या आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा। क्यों आएगा, बात समझ रहे हो ना, इसका आंसर ये आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों जस्ट अपोजिट हाफ सेल है, तो मैंने इसका निकाल लिया है, इसका रेसिप्रोकल, इसका इक्वल एंड अपोजिट साइन के साथ आंसर आ जाएगा। ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। तो बात समझ रहे हो, जब भी कहीं पर मेरे दोस्त हाफ सेल दिया जाए और हाफ सेल पूछा जाए तो ऑलवेज डेल्टा जी के टर्म में क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, ई के टर्म में नहीं करोगे। करना कैसा है, करना थर्मोडायनेमिक्स वाला ही काम है, ये काम पीछे कर चुके हो, ठीक है। करना क्या है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स वाला काम करना है, और ये काम तुम आसानी से कर पाओगे क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। बात समझ पा रहे हो, कर लोगे। कहानी को और आगे बढ़ाएं, खिसकाया जाए। चलिए, बच्चों ने जिद की कि सर हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो, आप आगे बढ़ो। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे ले चलते हैं। तो अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। किसी सेल का पोटेंशियल क्या होगा, इसी को कहा जाता है ई सेल।
इसी को कहा जाता है ईएमएफ ऑफ सेल। ये सब एक ही बात है। ये देखो, अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको बताता हूं। अब हमारे पास क्या है, सेल है ना, तो कॉम्बिनेशन होता है। सेल किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो सभी बच्चों को पता है कि यार देखो, ये एनोड हो गया इस तरह से, और ये हमारा कैथोड हो गया इस तरह से। इनका कॉम्बिनेशन है हमारा सेल। यही तो है मेरा दोस्त, इसी बात को तो डिस्कस कर रहे थे ना यार, क्यों भाई? इसका कॉम्बिनेशन है सेल। ये देखो, अब ये हमने क्या चिपका दिया, सॉल्ट ब्रिज चिपका दिया ऐसे, इस तरह से, और ये वोल्टामीटर लगा दिया ऐसे। अब जरा मेरे को बताना, मैंने वही वाला सेल पूरा बनाया है, जेडन रॉड है मेरे दोस्त, और ये क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहां पे क्या है, कॉपर रॉड है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये देखो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भरा हुआ है। अब मेरे दोस्त जरा बताना, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा। ये बात सेम है, ये बात सही है ना? ये तो मैंने पीछे पढ़ाया है, तो जरा गौर समझो। नोट नंबर 1, गौर से सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ reduced इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। देखो यार प्यारे बच्चों, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन सेल में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इस बात को मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं, हो सकता है अभी आप ना समझ पा रहे हो। Zn सॉलिड से Zn आयन इक्वल्स, ऐसे ही तो जाओगे, और जब ऐसे जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अच्छा, कॉपर आयन इक्वल्स से कॉपर सॉलिड, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2। अब इनको जोड़ दो, जब इनको ऐड करोगे तो ये सेल बना कि नहीं बना? ये देखो, अब मेरे दोस्तों जो सेल बना है जरा उसको चेक करो आप। यदि उसको आप बहुत अच्छे से चेक करोगे तो जरा गौर समझिए। ऑक्सीडेशन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिडक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों बराबर है। तो किसी बच्चे ने कहा सर यदि यहां सिल्वर ले लें तो भी बैलेंस करने में वो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तभी तो काट पाओगे। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करोगे उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करोगे। तो ये दोनों तो हमेशा बराबर करने पड़ते हैं, नहीं होते तो भी करने पड़ते हैं। अब जरा यहां पर चेक करके बताओ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 मोल का। यहां पर चेक करके बताओ कितने मोल का रिडक्शन हो रहा है, 2 मोल का। तो जरा देखो, जितने मोल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उतने ही मोल रिड्यूस हो रहे हैं, और उतने ही मोल का सेल में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एन की वैल्यू सेम है तीनों में। एन की वैल्यू क्या है, सेम है कि नहीं? इसी वजह से गौर सुनिएगा, डरिएगा नहीं, इसी वजह से ई, गौर से देखिए, इसी वजह से ई सेल इक्वल टू आप लिख सकते हो ई, गौर सुनिएगा, ई एनोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या ऐसे लिख लो। अभी मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे आप इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ सको। गौर समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस मेरे दोस्त ई ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये देखो नॉट के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा कि सर यार आप यार मानोगे नहीं, जिस बात को पहली बार ठोक ठोक के कह रहे हो कि ये होगा और जाके वहां उल्टा कर दिया, आप कब सुधरोगे यार, है कि नहीं?
बात समझ पाए कि नहीं? अभी मैं चिल्ला के पीछे बोल के आया हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव नहीं है, उनको ऐड मत करना, और यहां देखो ऐड करके रखा हुआ है। गुस्सा तो आया होगा तुम्हें, है कि नहीं? बहुत गुस्सा आए होगे कि यार सर क्या मजाक चल रहा है यार, अभी तो आप कह रहे थे एडिटिव नहीं है, आप धड़ के ऐड कर दिया है। आपने कहा है कि सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का सम कर देना, आंसर आ जाएगा। और अभी आप पीछे इतनी देर से चिल्ला रहे थे कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऐड मत करना, डेल्टा जी ऐड करना। तो फिर यहां पे आपने क्या किया है? गुस्सा आ रहा है ना, तो चलो इस गुस्से को थोड़ा सा शांत करते हैं यार। गौर समझिए, हमने बच्चों डेल्टा जी ही ऐड किया है, हमने डेल्टा जी ऐड किया है, मगर जरा बताना N1 N2 N3 तीनों के सेम है, इसका डेल्टा जी ऐड किया, इन दोनों के डेल्टा जी को ऐड करोगे तो इसके डेल्टा जी के बराबर करोगे। तीनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, एफ की वैल्यू बराबर है, तो लास्ट में यही तो बचेगा, है कि नहीं भाई? माइनस इसका कट गया, माइनस इसका कट गया, माइनस इसका कट गया, तो मैंने डेल्टा जी ऐड किया है। जरा ध्यान रखिएगा, ऐड डेल्टा जी हुआ है, वो दिखता नहीं है, रियलाइज नहीं होता है, आप डेल्टा जी ही ऐड कर रहे हो। और यदि आप नहीं मानते हो तो आपको मैं थोड़ी हेल्प करके दिखा देता हूं कि नहीं यार मैंने डेल्टा जी ऐड किया था। देखना, इसका डेल्टा जी निकालो, क्या लिखोगे? मैं इसका डेल्टा जी लिख रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 F, और इसके ई सेल नॉट। इसका लिखो बच्चों, इस वाली रिएक्शन का क्या लिखोगे? -2F, ठीक है। और ये कौन सा पोटेंशियल रखा जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन की है। इसमें क्या रखोगे? -2F। कौन सा पोटेंशियल रखा जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन रिडक्शन की है। अब जरा सॉरी बच्चों, बहुत कॉर्नर पे गया तो वो खुल गया है, तो क्या खुल गया? इसको बंद करते हैं, नाइट लोकेशन मांग रहा है ये तो यार। तो हम लोग जरा आगे चलते हैं, ये देखो अब पीछे आ जाते हैं, बंद कर दिया। अब जरा गौर से मेरी बात, तो बच्चों देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, F से F कट गया, ऊपर वाली इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? चेक करो, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब सेल पोटेंशियल निकालना हो तो तुम उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने ऐड या सब्ट्रैक्ट डेल्टा जी को ही किया है, मगर क्या है वो दिखता नहीं है। हमको लगता है कि दोहरी कहानी कैसे चल रही है, सर यार दोहरी कहानी कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों में ये कंफ्यूजन आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल के आते हैं, यहां पर कुछ कर रहे होते हैं, तो तुरंत 360 से बच्चे का दिमाग घूम जाता है, कहता है ये लो हो गया खेल भाई जी। तो यार कैसे खेल हो सकता है? हम दोनों लोग खिलाड़ी हैं, हम उस खेल को अपनी ही डायरेक्शन में मोड़ के रखेंगे। हमने डेल्टा जी ही ऐड किया है, मगर क्या होता है जब कोई सेल बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में ट्रांसफर होते हैं। तो n की वैल्यू जाती है कट, और जब बच्चों n की वैल्यू जाती है कट और f की वैल्यू पहले से ही सेम है, कट गई, तो वही इक्वेशन आ जाती है। बात समझ गया? इतनी बात समझ गया ना कि जब सेल पोटेंशियल की बात आए तो तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस माइनस कर सकते हो। जब सेल पोटेंशियल की बात आए तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस माइनस कर सकते हो। मगर यदि हाफ सेल देके हाफ सेल का पूछा जाए तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अलग अलग है। किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसलिए ऐसा वहां हम नहीं कर पाए थे। और ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब आप इस बात को समझ पाए होंगे कि यदि हाफ सेल देके हाफ सेल पूछा जाए तो डेल्टा जी को ऐड करोगे, और यदि हाफ सेल का पोटेंशियल देके सेल पोटेंशियल पूछा जाए तो डायरेक्ट सेल पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। यदि मेरे दोस्त हाफ सेल पोटेंशियल देके एनोड के हाफ सेल का पोटेंशियल दिया उसने, कैथोड के हाफ सेल का पोटेंशियल दिया और सेल पोटेंशियल पूछा तो डायरेक्ट ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो डेल्टा जी ही माना जाएगा, वो बस विजुलाइज नहीं होता है। मगर हाफ सेल दे के हाफ सेल पूछा जाए तो हमेशा डेल्टा जी के फॉर्म में करिएगा। बार बार इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों में यहां गलती होती है। अब इस फार्मूले को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूले को गौर समझिए, ये कई तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे? इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो मेरे दोस्त, सेल पोटेंशियल का फार्मूला 3 तरीके से लिख सकते हो। कैसा? अभी मैंने जो सेल पोटेंशियल का फार्मूला लिखा था वो ये लिखा था, यही तो लिखा है। आप जरा देखो, इसी को लिखा था ना बच्चों,
इतना तो जानते ही हो कि जब स्टैंडर्ड लगाओगे तो सब में स्टैंडर्ड लगेगा, जब स्टैंडर्ड नहीं लगाओगे तो सब में स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। अब जरा ये देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यदि सारा पोटेंशियल रिडक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो यही फार्मूला कैसे हो जाएगा? सारा पोटेंशियल यदि रिडक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो यही फार्मूला कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त? गौर समझिएगा। यदि मैं ऐसा लिख दूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया है? और यदि बुरा लगेगा तो वो मार खाने का हक रखता है। जरा देखो, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उसके रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, और मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि उसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी सेल के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है विद अपोजिट साइन। ये किसके लिए है? सेम सेल के लिए, सेम हाफ सेल के लिए, सेम हाफ सेल। ये देखो, सेम हाफ सेल के लिए। ये देखो, तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला पढ़ा जाता है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म यूज करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के जब हम टर्म यूज करते हैं तो हम लोग ये वाला फार्मूला ज्यादा पढ़ते हैं, ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा पूरा पढ़ोगे, कोई ऐसे नहीं पढ़ेगा। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड में ये बात भूल जाते हो कि वो रिडक्शन पोटेंशियल का है फार्मूला। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखोगे, ठीक है? या फिर इसी फार्मूले को थोड़ा हम और घुमा ले, कोई बच्चा चाहे तो इस फार्मूले को और घुमा सकता है। क्या इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो? यदि इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दोगे तो देखो यही फार्मूला कैसा हो जाएगा। ये देखो, ये फार्मूला मेरे दोस्त कैसे हो जाएगा? एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये देखो, इसको जब ऑक्सीडेशन में करोगे तो माइनस साइन आएगा। ये तीनों एक ही चीज लिखे हैं। ये तुमने सेल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है, ये सेल पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है, और ये सेल पोटेंशियल आपने एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन के टर्म में लिखा है। तो तीनों सेम बात है। हम सबसे ज्यादा किस फार्मूले को यूज करेंगे? यदि आप मेरी बात करोगे तो मैं इस फार्मूले को सबसे ज्यादा यूज करूंगा। ऐसा इसलिए यूज करूंगा कि ये ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि सबके रिडक्शन पोटेंशियल जनरली दिए होते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल वाला फार्मूला ज्यादा याद रखो, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इतनी बात क्लियर है? और जब स्टैंडर्ड लगेगा तो सब में स्टैंडर्ड लगेगा। एक और पॉइंट समझाता हूं, इसको समझो। ई सेल इक्वल टू माइनस ई सेल भी होता है। ये क्या चीज है? देखो, सेल लेफ्ट टू राइट वाले का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट टू लेफ्ट वाले के बराबर होगा। मतलब यदि कोई सेल ऐसे काम कर रहा है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर आयन इक्वल्स गिव्स Zn इक्वल्स प्लस कॉपर सॉलिड, ऐसे काम कर रहा है, और इसका ई सेल किसी ने बताया कि यार ये है, देखो माइनस 0.3 प्लस 0. देखो 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी ने कहा जरा आप इसका बता सकते हो क्या होगा? जस्ट अपोजिट सेल लिख दिया। ये देखो, देख लीजिए आप सब लोग, जस्ट अपोजिट सेल लिखा है। ये देखो, वो पूछ रहा है इसका बताओ, तो हम बता देंगे तुरंत। कितना? बस साइन चेंज करते हैं, इसका ये आएगा। ये देखो, ये कहा जा रहा है आपको कि जिस सेल का पोटेंशियल दिया है, यदि उसके अपोजिट सेल का पोटेंशियल पूछा जाए बस माइनस साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि सेल एक स्टेट फंक्शन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है। तो यदि स्टेट सेम है तो वैल्यू सेम होगी, बस अपोजिट साइन के साथ। ये देखो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। हो सकता है एक सेल दिया हो, किसी दूसरे सेल का पूछ ले तो तुम सोचो निकाले कैसे, उसको बस अपोजिट मार दो, बस सेम सेल होना चाहिए। सेम हाफ सेल के लिए ये भी एप्लीकेबल है और सेम सेल के लिए ये भी एप्लीकेबल है, बस उसको अपोजिट किया है। ठीक है, तो दो बातें बताई, ये सब काम की बातें, ये सब क्वेश्चन में बहुत अच्छे से लगेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो सबसे पहली बात, ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे? ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, पहले तो ये लिखोगे। दूसरी बात क्या लिखोगे, जब भी कहीं बात आएगी तो ये बात भी ध्यान रखोगे, यदि आपको रिडक्शन का हाफ सेल दिया है तो ऑक्सीडेशन वाले का हाफ सेल पोटेंशियल समझ लो पता है, उसी हाफ सेल का, किसी दूसरे का नहीं, ऑक्सीडेशन उसी हाफ सेल का। कोई सेल आपको दिया है उसके अपोजिट सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है तो भी पता है, बस साइन चेंज करना है। इतनी बात समझ रहे हो ना यार दोस्त, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो जरा देखो, हम लोगों ने सेल पोटेंशियल निकालना भी सीख लिया और उसका फार्मूला भी पढ़ लिया है कि सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा और उसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात डिस्कस किस बात की करते हैं, जरा देखो इस बात को जरा डिफाइन करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल सॉरी, जरा देखो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इन ई सेल। इसी को बच्चों बोला जाता है नर्स इक्वेशन। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, नर्स इक्वेशन बोलते हो। क्या होता है जरा इस बात को अच्छे से समझिए, इस फार्मूले को भी हम लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो जरा देखो हम लोग देखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड 2.3032 RT log QC, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ाया था। अब यार मेरे दोस्त यहां पर फार्मूला डाल दो। हम सबको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू मेरे दोस्त क्या होता है, NFE सेल ऐसे, है कि नहीं। अब जरा देखो यार, जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, NFE सेल, हम पूरे सेल के लिए पढ़ रहे हैं, NFE सेल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू को ऐसे ही रखा 2.3032 RT log QC। QC तो जानते हो ना यार क्या बोला जाता है, क्वेश्चन रेशियो बोला जाता है मेरे दोस्त QC को। अब इसको सॉल्व कर लो, ई सेल इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 2.3032 RT डिवाइडेड बाई NF log QC, यही तो फार्मूला आएगा, चेक करो है। अब इस फार्मूले को जरा गौर से समझिएगा कि यह फार्मूला हमारे लिए किस जगह के लिए अच्छा है, किस जगह के लिए खराब है। देखो ये हमारे पास फार्मूला आया। अब इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस समझो कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो फार्मूला आया ये किसके लिए एप्लीकेबल है, देख लो ऐसा लिखा है, ठीक। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करके हम ये लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है क्या, ई सेल इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 2.3032 RT अपॉन NF log QC, ठीक है। कौन कौन क्या क्या है ये तो आप जान ही रहे होगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब यार यहां पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं। कैसा कर रहे हैं जरा इस बात को जरा समझिएगा कि करने क्या जा रहा है। देखिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे सेट करते हैं। यदि टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन डाल दें, एफ की वैल्यू 1 फराडे होता है, 1 फराडे का मतलब 98600 कूलम डाल दें, तो यार यही फार्मूला बन के आ जाता है, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.591 अपॉन n log QC। फिर हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, ये देखो क्या आ जाता है, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या आएगा, कलर भी चेंज कर देता हूं, 0.0591 log। मगर ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, एट T इक्वल टू 298 केल्विन पे एप्लीकेबल है। ये वेरिएबल टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है,
ठीक है। तो यदि कहीं पर सेल में पोटेंशियल निकाला जा रहा है और टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, फिर दोस्त ये वाला फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फार्मूला वेरिएबल टेम्परेचर पे है। जरा चेक करो, यहां पे टी की वैल्यू नहीं रखी है भाई। एफ तो फराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी यार, कभी कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी चेंज होती कभी, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा। मगर मेरे दोस्त टी तो चेंज किया जा सकता है ना। हम किसी सेल का पोटेंशियल 100 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, 50 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। इन जनरल जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं उसका 298 केल्विन पे निकालते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे और इसको भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं। कैलकुलेशन बचाने के लिए बच्चों की हम लोग इसको भी ऐसा कर देते हैं। देखो इसको भी ऐसा कर लेते हैं, ये 59 है तो इसको 6 कर लेते हैं, log QC। तो जनरली हम इस फार्मूले का यूज कर रहे होते हैं। QC क्या है? क्वेसेंट रेशियो है। क्वेसेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है वो आपको पहले से पता है कि क्वेसेंट रेशियो को कैसे निकालोगे। N क्या है? N वही है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है पूरे सेल में, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रॉन, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो वो है N। और E सेल और E सेल स्टैंडर्ड आप पहले से जानते हो, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर सेल का, और ये पर्टिकुलर सेल का भी वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है QC पर। मगर ये कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर सेल का, गिवन सेल का, गिवन सेल का ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। ई सेल स्टैंडर्ड, वो बात आप समझ ही रहे होगे कि जब ई स्टैंडर्ड रिडक्शन कांस्टेंट है, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कांस्टेंट है, तो उनका सम या डिफरेंस भी तो कांस्टेंट ही आएगा यार दोस्त। बात समझ रहे हो? तो इस फार्मूले को जरा एक बार अच्छे से समझ लो। E इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब सेल हटा देता हूं, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग QC, 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग QC। इस फार्मूले को हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको और सिखाता हूं, जैसे इस बात को आप समझ पाओ। देखो यार, हमने इतनी देर से एक ही सेल की बात की है जिसको हम डैनियल सेल कहते हैं। हमने इस हाफ सेल की बात की थी, सॉरी इस पूरे सेल की बात की थी। इसी सेल को तो हम लोग इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। अब मेरे को बताओ जरा, यदि इसकी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? तो दोस्त इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन। कितना है जरा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? Zn इक्वल टू 0, Zn इक्वल टू +2। कितने का हो रहा है दोस्त? 2 का। रिडक्शन कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 का रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 हो रहा है। तो कोई एक चीज काउंट करके यहां छाप दो, 2 लॉग। अब QC क्या होता है? इक्विलिब्रियम, है ना। क्वेसेंट रेशियो, क्वेसेंट रेशियो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यार जरा बताना, एक्टिव मास किसका लिखोगे? एक्टिव मास आप लिखोगे एक्वस सब्सटेंस का। सॉलिड का तो तुम लेते ही नहीं हो, तो सॉलिड तो गायब हो गया। तो ये देखो इक्वेशन आ गई। अब कंसंट्रेशन चेंज होंगे तो E चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा किसी भी सेल का। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन का इफेक्ट E सेल पे पड़ता है, मगर E सेल स्टैंडर्ड पे नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। E सेल पे पड़ता है। और कैसे पड़ता है? कुछ इस तरह से पड़ता है। इसका मतलब यदि मेरे को दोस्त सेल रिएक्शन मिल जाएगी, तो सेल रिएक्शन मिल गई कि सेल का पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो अब हमें फोकस सेल रिएक्शन पर खूब अच्छे से रखना है। कैसे रखना है ये देखो मैंने आपको बता दिया है। अब चाहे तो आप एक सेल और दे देता हूं, उसका भी लिख के दिखा देता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चलो बच्चों के आइडिया के लिए ये भी करके देख लेते हैं यार। देखो मेरे यार प्यारे बच्चों, ये एक सेल आपको दिया है, ये देखिए। अब मेरे दोस्त जरा इसको लिख के दिखाइए, ठीक है, कि इसको हम कैसे लिखेंगे ई सेल के फॉर्म में। ये देखो, तो क्या लिखोगे दोस्त? E इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होना चाहिए। और ध्यान रखना, जब भी इनर्ट्स गैस इक्वेशन लिखो तो सेल बैलेंस होना चाहिए। जब भी नर्स गैस इक्वेशन लिखो तो सेल बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल यदि इनबैलेंस हुआ तो पावर उल्टी सीधी आएंगी। तो सेल बैलेंस होना चाहिए। चिपकाओ भाई। तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन को छोड़ोगे थोड़ी, हाइड्रोजन का क्या आएगा? गैस है तो प्रेशर आएगा। कॉपर सॉलिड है उसका तो कुछ आएगा नहीं। और यहां पे क्या आएगा? 2 चीजें आएंगी, HN का कंसंट्रेशन आएगा और कॉपर इक्वस का कंसंट्रेशन आएगा। किसी ने कहा वाई? क्योंकि यार HN भी तो इक्वस ही होता है
है कि नहीं? तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। अब वो शरारत कर सकता है आपके साथ, इसमें पीएच भी पूछ सकता है, क्योंकि अचानक कंसंट्रेशन आ जाएगा तो पीएच भी तो निकल आएगा। तो अब वो तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा, पीएच भी पूछ सकता है। तो जब वो पूछेगा तो हम लोग भी बता देंगे यार, ऐसी थोड़ी बात है, कोई कमजोर थोड़ी ना है कि नहीं? ठीक है, वो लड़ने आएगा तो हम लड़ेंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा हम बताएंगे, वो सिलेक्शन के लिए पेपर देगा हम सेलेक्ट होंगे, इसी काम के लिए तो हम आए हैं। तो चलो बच्चों, इस बात को समझ पा रहे हो कैसे करना है? जब एचआईएन आएगा तो वहां पीएच का क्वेश्चन भी बना सकता है, वो तुमको परेशान कर सकता है पीएच के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करा के। चलिए और आगे की बात करता हूं। अब हम लोगों ने जब इतनी बातें सीख ली हैं तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर यार इतनी बातें जब आपने बता दी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी तो कुछ बता दो। तो दोस्तों जब आपका मन कर रहा है तो उसको भी बता देता हूं। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल स्टैंडर्ड क्या आएगा, कैसे आएगा, जरा इस बात को समझिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कहीं डेल्टा जी जीरो होता है वहीं पे तो इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। तो इसका मतलब यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो वहां डेल्टा जी जीरो होगा। और मेरे दोस्त यदि डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल अपने आप जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा जो फार्मूला है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n log QC। जब हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, तो मेरे दोस्त जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो E की जगह हो जाएगा जीरो, ठीक है, ई नॉट ऐसा ही हो गया 0.06 अपॉन n, और QC की जगह क्या हो जाएगा, Q इक्विलिब्रियम। क्यों, इक्विलिब्रियम पे ये भी तो कंडीशन होती है कि QC की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होती है। मार खा जाओगे यदि भूल गए हो तो। ध्यान रखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हम अपनी जान झोंक रहे हैं तो तुमको भी जान झोंकनी पड़ेगी। देखो ये बात ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि अकेले हम ही मेहनत करेंगे, मेहनत दोनों लोग करेंगे तभी कुछ होता है। और ये नेचर सिखाता है, ये नेचर कहता है कि दो लोग मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। और ना मानो आप देख लो, है सिर्फ पानी बरसने से खेत में कुछ उगता है क्या? नहीं, किसान को भी मेहनत करनी पड़ती है तो दोनों की मेहनत से ही कुछ होगा। इसलिए ध्यान रखिए, तुम भी मेहनत करोगे हम भी मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं तो अपनी तरफ से कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे होगे, और जरूर कर रहे होगे, नहीं तो यार दुख जरूर होगा हमें कि आपके कहने से मैंने जान लगाई है आपने नहीं लगाई है। तो दोनों लोग एक दूसरे का सहारा बने, ठीक है, और इस दरिया को पार करके सेलेक्ट हो। तो मेरे से सभी बच्चों से उतनी ही उम्मीदें हैं जितनी उम्मीदें आपके घर वालों को होंगी, उतनी उम्मीदें मुझे भी हैं आपसे, उतनी उम्मीदें, उससे एक उम्मीद कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हो, मेरे से ज्यादा सोचते हैं, और मैं भी सोचता हूं, और स्क्रीन पे जब खड़ा होता हूं तो कुछ ज्यादा ही सोचता हूं। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम दोनों लोगों को निराश ना करें, अब पूरी जान लगा के पढ़ाई करें। हाँ, कोई प्रॉब्लम आए वो भी जी जान लगा के हेल्प करने के लिए आपके लिए तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं। मगर यार प्लीज मेहनत जरूर करें, बहाने ना बनाएं। ढाल हमेशा सबके लिए होती है। कोई कहेगा सर 3 ही महीने में लेते थे इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की। कुछ बच्चों का 3 महीने में सिलेक्शन भी तो हुआ है, वो तुम क्यों नहीं हो, वो तुम क्यों नहीं हो? तो इसलिए ध्यान रखिए, ढाल मत ढूंढिए, अपने को सेव करने की ढाल मत ढूंढिए, अपने को सेव करने की ढाल मत ढूंढिए, लड़ने के लिए तलवार ढूंढिए। अपने को सेव करने की ढाल मत ढूंढिए मेरे दोस्तों, लड़ने के लिए तलवार ढूंढिए। मतलब सिलेक्शन करने के लिए कॉन्सेप्ट ढूंढिए, सिलेक्शन ना हो उसके बचने के लिए बहाने मत ढूंढिए कि बस बहाने ढूंढने बैठ गए। अरे वो जो क्वेश्चन आया था वो तो केमिस्ट्री के बाहर का था। अरे कहीं बाहर से कहां से आ जाएगा यार, और आया था तुम्हारे लिए बाहर से आया था तो सबके लिए बाहर से आया था, कोई अकेले तुम ही थोड़ी थे, है कि नहीं? 3 महीने तुम्हारे लिए, अरे सर हमारे पास तो सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, तो भैया उन सबके लिए भी 3 ही महीने बचे हैं जो बोर्ड दे रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ढाल मत ढूंढिए, सिलेक्शन करने के लिए हथियार ढूंढिए, कॉन्सेप्ट ढूंढिए, ठीक है? तो फोकस ढाल पे मत करो, फोकस हथियार पे करो, कॉन्सेप्ट पे करो, पढ़ाई पे करो, और सेलेक्ट हो, और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और हम लोगों को खुशी दें। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखो यार, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। ई इक्वल टू क्या हो गया, ये, ठीक है? तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया। इसको ऐसे लिख ले तो बुरा तो नहीं लगेगा किसी बच्चे को
कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है ना, इसको जाके उधर ले गए। अब यार इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। यदि इस बात को मैं ऐसे भी लिख लूं तो भी अच्छा लगेगा आप लोगों को, बराबर में इक्विलिब्रियम, और इसको 10 बेस में चिपका दूं तो भी अच्छा लगेगा। तो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई, ये देखो। और वैसे बच्चे तो ये रिलेशन याद रखते हैं, इस रिलेशन से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें दो रिलेशन याद रखने, ठीक है, एक ये वाला याद रखना है, ओ एक मिनट, एक हमें कौन सा रिलेशन याद रखना है, ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है, इस तरह से। अब जरा देखो यार, फार्मूले थ्योरी सब करा दिए, अब हम क्वेश्चन पे चलना चालू करेंगे। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या क्या पढ़ाया वो अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कब कब क्या क्या करोगे। तो पहली बात, इक्विलिब्रियम यदि कहीं आ जाए तो वहां डेल्टा जी जीरो होता है, तो ई सेल भी जीरो होता है, मगर ई सेल स्टैंडर्ड जीरो नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे, इस बात को ध्यान रखिए। और ये किस तरह से चलेगा, इस तरह से मेरे दोस्त चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे निकाले जाएंगे, इस तरह से निकाले जाएंगे। अब लास्ट एंड फाइनल हम लोग पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट एंड फाइनल होता है कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है जरा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये यार एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, बस हम इसको स्पेशल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने होते हैं। इसका जो एनोड होगा और जो कैथोड होगा वो दोनों सेम हाफ सेल होंगे। कैसे होंगे, सेम हाफ सेल होंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, बस इनके कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे, मगर दोस्त हाफ सेल सेम होंगे। मतलब बताता हूं, जैसे किसी ने ये सेल बना दिया, देखिए ऐसे, मैंने यहां पे क्या किया, Zn की रॉड लगा दी, ये देखो, और Zn का कंसंट्रेशन ले लिया कुछ इस तरह से। Zn की रॉड लगाई है और Zn का कंसंट्रेशन लिया है, कंसंट्रेशन कितना है C1, ठीक है। फिर यहां पे मैंने दूसरा कंपार्टमेंट बनाया और दूसरे कंपार्टमेंट में भी मैंने Zn की रॉड लगा दी है, ऐसे Zn रॉड है, और फिर यहां पे मैंने ZnSO4 ली है, कंसंट्रेशन अलग है C2। गौर से मेरी बातों को जरा समझिएगा, दोनों हाफ सेल सेम है, दोनों हाफ सेल सेम है, बस उनके कंसंट्रेशन अलग है। अब ये जो रॉड है ये 100% प्योर है, तो रॉड का भी तो कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो। किसी ने कहा कैसे, अरे भाई ये इम्प्योर रॉड लगाओगे तो यहां पर भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, इसका इम्प्योर रॉड लगाओगे तो यहां पर भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो जरा देखो, दोनों हाफ सेल सेम है ना, तो जब दोनों हाफ सेल सेम होते हैं तो उसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। दोनों हाफ सेल यदि सेम होते हैं तो उसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, दोनों हाफ सेल यदि सेम है तो आप सभी को पता है कि डेल्टा जी नॉट जीरो होगा, क्योंकि ई सेल जीरो आएगा, क्योंकि ई सेल की वैल्यू जीरो आएगी। क्यों ई सेल की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि जब दोनों हाफ सेल सेम है तो उसमें से एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, उसमें से एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। तो एनोड का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसी के जस्ट बराबर और इक्वल इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेम रिएक्शन होगी, बस अपोजिट होगी, तो ये आपस में कट जाएंगे, जीरो आएगा। तो ध्यान रखना, यदि कोई कंसंट्रेशन सेल है तो किसी भी कंसंट्रेशन सेल का जो होता है वो क्या होता है, ई सेल जो होता है वो मेरे दोस्त कैसा होगा, ई सेल स्टैंडर्ड जीरो होगा और डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी जीरो होगा। ई सेल स्टैंडर्ड भी जीरो होगा और डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी जीरो होगा, कुछ इस तरह से। यदि कोई कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है सेम हाफ सेल, सेम हाफ सेल में कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे इसलिए सेल काम करेगा, सेम हाफ सेल में कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे इसलिए सेल काम करेगा, ठीक है। और यदि कोई सेल काम करता है तो देखो ये है। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कैसे, जरा देखो, कंसंट्रेशन सेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं जरा देखिएगा।
एक, दो। एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस क्या है, जरा गौर से मेरी बात को समझिए। जो नाम लिखा है वही चीज डिफरेंट है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट लिखा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा। और सेम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होगा मेरे दोस्त, सेम होगा। मतलब क्या है, मतलब जरा समझाता हूं। देखो इसमें दो चीजें हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, और ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन भी अलग अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन कैसे अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि ये 80% प्योर हो बाई मास, और हो सकता है ये 90% प्योर हो बाई मास। तो एक हमने इसको कैटेगरी कैसे बनाई, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन सेम कर दिए, इलेक्ट्रोड के अलग अलग कर दिए, या इलेक्ट्रोड के सेम कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग कर दिए। इस तरह से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चे याद करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जो नाम लिखा हो वही डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिफरेंट है। और सेम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिएगा जो नाम लिखा है वही क्या है मेरे दोस्त, डिफरेंट है। जो नाम लिखा होगा वही डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। जैसे इस पीछे वाले पार्ट में यदि हम ये पार्ट रफ कर दें, ऐसे ये पार्ट रफ कर दे दोस्त, तो जरा देखो, अब आप बताओ ये किस तरह का सेल होगा। देखिए जरा बताइए कि ये किस तरह का सेल होगा, बताओ बच्चों। मैंने ये रफ कर दिया, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, और ये दोनों सेम है मगर इनके कंसंट्रेशन अलग अलग हैं। तो किसके कंसंट्रेशन अलग अलग है, इलेक्ट्रोलाइट के। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये क्या, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होगा, ठीक है। और यदि इनके कंसंट्रेशन सेम कर दिए और इनके अलग अलग कर दिए तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा। तो जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा उसी का नाम चिपका देना है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग होगा। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेशन सेल है तो डेल्टा जी नॉट 0 होगा और ई सेल स्टैंडर्ड भी 0 होगा। यह बात मैं पीछे ही बता चुका हूं, अभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने चिपका दी है। अब यार लास्ट एंड फाइनल एक और बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस पर, कि यदि कोई सेल स्पॉन्टेनियस होगा तो कब होगा। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल, किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी हमारा कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ दोस्त, जरा देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है। ऐसा ही फार्मूला तो यार हम लोगों ने पढ़ा है। यदि इस वैल्यू को निगेटिव होना है तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, पॉजिटिव इंटू निगेटिव मिलके ही तो निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब यदि कहीं पर कोई सेल स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो ई सेल की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है ना। तभी कोई भी सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यदि किसी सेल को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव निकलनी चाहिए। ई सेल की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, पॉजिटिव निकलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव आने पर ही ई सेल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ई सेल पॉजिटिव लाने का मतलब हुआ प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये दोनों वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है।
तो इसका मतलब सारा दामोदर किस पर चला जाएगा, ई सेल पे चला जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होने पर डेल्टा जी निगेटिव आएगा और सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब यार हम लोग कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। हाँ बच्चों, अब चलो यार क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को। जरा ध्यान दो यार, पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में आ गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े और समझे कि क्वेश्चन में अपने को करना क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्त, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn, यहां पर एक पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि शुरुआत में शॉर्ट ब्रिज नहीं आएगा। Zn ऑब्लिक ZnSO4 0.01 मोलर कंसंट्रेशन दिया है। दो पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। कॉपर सल्फेट कंसंट्रेशन दिया है और यहां पर मेरे दोस्तों एक पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, ये इस तरह से। EMF of this Daniell cell is even when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar, that of CuSO4 changed to 1 molar, the EMF changed to E2, ठीक है। Which one is relation is correct? देखो यार उन्होंने क्या बात बोली है आपको समझाता हूं। उनका कहना है कि सर हमारे पास एक सेल है Zn ऑब्लिक ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट और कॉपर सॉलिड, ऐसा हमारे पास एक क्या है, सेल है। जब इसका कंसंट्रेशन 0.01 है और इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, पहले यही लिखा है ना। जब इसका कंसंट्रेशन, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, जब इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन 1 है, तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है। इनका ये कहना है। यदि हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, ZnSO4 का कंसंट्रेशन कितना कर दें, 1 कर दें, कॉपर का भी कंसंट्रेशन कितना कर दें दोस्त, 1 कर दें, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा सेल का वो E2 हो जाएगा। EMF ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, पूरा EMF का मतलब होता है। अब वो पूछ रहा है E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, ये बात पूछी गई है। तो मेरे दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम देखो क्या होता है। अब क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ी बातें और बता रहा हूं। जब भी कोई क्वेश्चन है पहला काम होता है सेल रिएक्शन बनाना, क्योंकि सेल रिएक्शन सही बनेगी तो उसका QC सही लिख पाओगे, क्योंकि पावर आवर लगानी पड़ती ना मेरे दोस्त। तो सेल रिएक्शन सबसे पहले बनाओ। तो इसकी सेल रिएक्शन तो हम लोगों ने बहुत बार बनाई है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसकी सेल रिएक्शन? तो देखो यार दोस्त, इसकी सेल रिएक्शन मैंने डायरेक्ट लिखी है, मगर चलो पहली बार है डायरेक्ट नहीं लिखता हूं। देखो पहले आपने लिखा एनोड, एनोड क्या है, Zn सॉलिड से Zn आयन एक्वस, दोस्त यही तो हो रहा है, Zn सॉलिड से Zn आयन एक्वस, ये देखो। और इसका कंसंट्रेशन दोस्त कितना है, 0.01 मोलर। दूसरा क्या हो रहा है, कॉपर एक्वस से कॉपर, ये देखो, ये हमारा कॉपर एक्वस है और ये क्या है, कॉपर। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सेल बन जाएगा। सेल बनते समय मैंने आपको एक बात बोली है कि कभी भी मेरे प्यारे बच्चों एक चीज चेंज नहीं होगी, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का दोस्त रिडक्शन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है, तो वो आपस में कैंसिल हो गए। आप चाहें तो मैं लिख देता हूं ऐसे। तो हमारे पास सेल आ गया Zn2 पॉजिटिव कॉपर सॉलिड। अब इसके हिसाब से पहली E की क्या इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, E इक्वल टू E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.06 तो समझ गया होगा, डिवाइडेड बाई 2 क्यों आया, पूरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 2, कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरे दोस्त कौन है, Zn, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का लोगे नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, कॉपर। और इनकी वैल्यू क्या है, तो दोस्त इनकी वैल्यू भी डाल देते हैं, जरा देखिए। Zn की वैल्यू क्या है, 0.01 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है, 0.1, पहली वाली वैल्यू। अब दूसरी वाली वैल्यू पे चलते हैं। दूसरे में ये क्या कह रहे हैं, इसको लिखोगे E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। भाई तुमने सिर्फ सेल थोड़ी चेंज हुआ है, सिर्फ कंसंट्रेशन ही तो चेंज हुआ है, तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट डाल दो। कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। तो यार
1 डिवाइडेड बाई 1। अब वो पूछ रहे हैं E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, चेक कर लो। log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये आ गया इसके बराबर। तो E2 की वैल्यू दोस्त कितनी आ रही है, E2 की वैल्यू आ रही है E0 के बराबर। आ रही है कि नहीं आ रही है? E2 की वैल्यू दोस्त आ रही है E0 के बराबर, चेक कर लो, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। और E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा इसको चेक करना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 जब बाहर आएगा तो यहां प्लस हो जाएगा। इसका मतलब E0 में कुछ जुड़ रहा है। बात समझ पाए कैसे भाई? पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 2 पॉइंट लगे हैं, तो यहां क्या आएगा 10 नीचे, और 10 नीचे है जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा। क्यों? लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो जब 1 आगे आएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, -1 आगे आना है ना, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम थी। तो इसका मतलब E1 की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त वो आएगी E0 प्लस समथिंग, है कि नहीं? E0 प्लस समथिंग कितना आएगा, इतना आएगा। वैल्यू भी लिख देता हूं कितनी आएगी। किसी ने कहा सर आपने कैसे निकाल दी, तो यार आप भी निकाल सकते हो भाई। 10 की पावर -1 आगे आ गया तो ये प्लस हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब कौन बड़ा आ रहा है? E2 की वैल्यू आ रही है E0, E1 की वैल्यू आ रही है E0 प्लस समथिंग, तो E1 बड़ा हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है कि नहीं दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा देखिए। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन द प्योर वाटर एट 298 केल्विन। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन का क्या प्रेशर लिया जाए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन हाफ सेल का, गैस आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो जरा देखो यार, इस क्वेश्चन को करने में 2 जगह पे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। पहला, ये एक हाफ सेल है, ये बात तो कंफर्म है कि ये एक हाफ सेल है। चेक करो क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा तो जोड़ा नहीं गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हाफ सेल है, तो हाफ सेल तो कैसा भी हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो रिडक्शन भी हो सकता है। तो इसकी कौन सी रिएक्शन है भाई? हाफ सेल है तो वो ऐसे भी तो काम कर सकता है रिडक्शन की तरह, और इसका अपोजिट भी काम कर सकता है ऑक्सीडेशन की तरह। तो जब भी किसी हाफ सेल में कुछ मेंशन ना हो, गौर सुनिए, जब भी किसी हाफ सेल में कुछ मेंशन ना हो तो ऑलवेज हम लोग रिडक्शन वाला फॉर्म लेते हैं, क्योंकि वो फॉर्म स्टैंडर्ड है। सारा वोल्टेज रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है हर एक हाफ सेल का। ठीक है, इस वजह से दोस्त हमको जब भी कहीं जरूरत पड़ती है अपनी तरफ से कुछ रखने की, तो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में इक्वेशन रखते हैं। जैसे कोई बच्चा मेरे से कह सकता है कि सर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बात सही है, मगर वो 2 तरह की रिएक्शन कर सकता है ना। आपने पीछे पढ़ाया था, आपने पीछे बोला था कि हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा हुआ तो वो कैथोड हो गया क्योंकि इसने क्या किया है, रिडक्शन। और ऐसा हुआ तो वो एनोड हो गया क्योंकि इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन। और आपने कहा था दोनों काम कर सकता है, तो हम कौन सी रिएक्शन लिखें? और रिएक्शन सही नहीं होगी तो आंसर कभी सही नहीं आना है। तो हम क्या लिखें? तो प्यारे बच्चों, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि कुछ मेंशन ना हो, तो हमेशा रिडक्शन वाली रिएक्शन को चूज किया करो, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ये नहीं लिखोगे, हम हर एक सेल को रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब वो पूछ क्या रहा है कि बताओ इस हाफ सेल का पोटेंशियल 0 रखने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए हाइड्रोजन पे। तो भैया इसकी सेल रिएक्शन क्या आएगी, हाफ सेल रिएक्शन इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एच आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यही तो आएगी इक्वेशन। अब जरा देखो यार, ये चीज आपने कहा कि 0 हो जाए, ये 0 होता है। हमने अभी पीछे आपको पढ़ाया था कि सपोज किया जाता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल को हम लोगों ने 0 सपोज कर रखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल को हम 0 सपोज करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। पता नहीं मैंने अभी पीछे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, और यदि नहीं पढ़ाया ये बात तो अभी आगे पढ़ाऊंगा। भी जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा तो ये बात पढ़ाऊंगा। देखिए जहां मैंने इलेक्ट्रोड पढ़ाया वहां पर ये बात डिस्कस हुई है कि नहीं हुई है? इलेक्ट्रोड कहां पढ़ाया यार बच्चों, कितना सारा तो पढ़ा डाला। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से चालू हुआ है। अब जरा देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब चालू हुआ है तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस की
कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को सपोज करना है 0, कोई बात नहीं है, हो सकता है ना डिस्कस की हो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस करना है, मगर मैं यहां बता देता हूं क्योंकि यहां यूज हो रहा है। कहां गया ये? तो देखो बच्चों, मैं यहां पे आपको एक नोट डाल के लिख देता हूं, जैसे आपको ये बात याद रहे, ठीक है, आगे भी काम आएगी, और ये हम लोग को ध्यान भी रखना है। हम लोगों ने सपोज किया है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 सपोज किया गया है, इक्वल टू 0। ये देखो, ये सपोज करके हम लोगों ने ईसीएस सीरीज बनाई है। ईसीएस सीरीज का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने में हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 सपोज किया है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि वोल्टेज की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट नहीं होती, वो हमेशा डिफरेंस बताता है। तो वो डिफरेंस कैसे निकाला जाए, तो इसको 1 को 0 मान के हम लोगों ने वो डिफरेंस क्रिएट किया। कैसे किया नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, आप टेंशन ना लो। अभी बस इतनी बात याद रखो कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरी केमिस्ट्री में 0 सपोज करके चलना है। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड 0 सपोज करके चलना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल 0 के बराबर नहीं होगा, स्टैंडर्ड 0 के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 0 होता है, ये 0 इन्होंने कह दिया है कि पोटेंशियल कितना हो, 0। तो वो कह रहा है प्रेशर क्या डाला जाए कि पोटेंशियल 0 है। तो बच्चों ने कहा सर कंसंट्रेशन भी तो नहीं दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों ने कहा सर कंसंट्रेशन भी तो नहीं दिया है, कंसंट्रेशन कैसे डालें? तो मेरे दोस्त वाटर की बात की जा रही है, रूम टेम्परेचर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन तो फिक्स होता है रूम टेम्परेचर पे। कितना होता है, 10 की पावर -7। तो वो तो आपको दिया ही है। तो जरा देखो यार, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या आ गया, जरा देखिए, तो वो आ गई वैल्यू 0, ये आ गया 0.06 डिवाइडेड बाई 2। प्रेशर अपने को दोस्त निकालना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 का स्क्वायर, 10 की पावर -7 का स्क्वायर। ये सब इधर आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये फिर 0 हो गया। लॉग P हाइड्रोजन 10 की पावर -14। अब एंटी लॉग ले लोगे तो सभी बच्चों को पता है कि जब आप एंटी लॉग लोगे तो आ जाएगा P हाइड्रोजन, मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन 10 की पावर -14 इक्वल टू 1। क्यों? सॉरी बच्चों, तबीयत 4-5 दिन से सही नहीं चल रही। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो प्रेशर मेरे दोस्त कितना निकल आया? प्रेशर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ गई क्या, 10 की पावर 14 माइनस का। तो 10 की पावर -14 कोई आंसर है, ये आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जरा गौर से ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज हमें कितना लेना है दोस्त, 0 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यार हाइड्रोजन हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लाने के लिए कितना प्रेशर वहां पर रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहां क्वेश्चन में 2 थी। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि 2-3 क्लिकिंग पॉइंट है ना, जैसे यदि वो पकड़ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन फंसेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन में क्लिकिंग पॉइंट ये था कि यार हम सेल रिएक्शन कौन सी कंसीडर करें, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड 2 रिएक्शन कर सकता है, एक ऑक्सीडेशन की, एक रिडक्शन की। भाई ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो हम कौन सी लेके चलें? यदि हम इस रिएक्शन को लेके चलेंगे तो आंसर अपोजिट आएगा ना, अलग आएगा। तो हम कौन सी लेके चलें? तो जब तक मेंशन ना हो, यदि उसने मेंशन नहीं किया कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात चल रही है, तो ऑलवेज रिडक्शन वाली रिएक्शन लोगे। पहला क्लिकिंग पॉइंट ये है। दूसरा क्लिकिंग पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ने 0 अज्यूम किया है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये बात हमें याद होगी तो हम इसकी वैल्यू डाल पाएंगे। ठीक है, और तीसरा तो बस कैलकुलेशन है, और वो तो आप हमसे ज्यादा अच्छी कर लेते हो यार दोस्त। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यार, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा इस क्वेश्चन पे नजर मारो और नजर मार के बताओ जरा क्वेश्चन क्या है। द ई सेल स्टैंडर्ड फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू। उनका कहना है कि कोई हमारे पास सेल है, उसके लिए ई सेल स्टैंडर्ड जो है उसकी वैल्यू दोस्त निगेटिव है। मैंने कहा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा? तो यदि ई सेल स्टैंडर्ड निगेटिव है
तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये वैल्यू मेरे दोस्त निगेटिव है, इसका मल्टीप्लायर हुआ है इस वैल्यू से और ये भी निगेटिव है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो लेस देन जीरो वाले आंसर तो आप काट ही सकते हो, ये दो तो उड़ गए। अब बात आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.3032 nRT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान है सारे बच्चों को। अब आप समझ गए होंगे, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कैसी है, निगेटिव वैल्यू। तो सभी बच्चों को पता है, बाकी ऐसा ही लिख दिया है मैंने, जो लिखा है वो सभी बच्चों को पता है कि साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये आएगा कि लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, और लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू निगेटिव वैल्यू आएगा तो इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आएगा, 10 की पावर निगेटिव वैल्यू। और 10 की पावर निगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ 1/10 पॉजिटिव वैल्यू, और 1/10 पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ कि यार k की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्यों 1/10 है, 10 में कोई भी अंडर रूट लगाओ उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, किसी का भी अंडर रूट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, किसी का भी मतलब 1 से बड़ी वैल्यू का, 1 से बड़ी वैल्यू का अंडर रूट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। ऐसा कहां लिखा है, ये देखो। तो बस हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिप्टिंग प्लेटिनियम वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH इक्वल टू 10 by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmospheric pressure. The oxidation, देखो इस बार नाम दे दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड काउंट करना है। अब उसने नाम दे दिया है तो रिएक्शन लिखना इजी हो गया। वो क्या कह रहा है, वो इतनी बात कहना चाह रहा है कि यार एक हमने गैस आयन हाफ सेल बनाया है हाइड्रोजन वाला, ये देखो, ये उसने क्या किया, ये उसने हमारा एसिडिक सोल्यूशन ले लिया है। एसिडिक सोल्यूशन किसका लिया है, HCl का, जिसका pH कितना है, 10 है। और जैसे ही pH 10 बोलेगा तो सभी बच्चों को पता चल गया कि HN कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -10। क्यों, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 की पावर -pH। इसी फार्मूले को अप्लाई कर दिया है तो HN कंसंट्रेशन हमें यार दोस्त क्या हुआ, पता लग गया। अब वो क्या कह रहा है, इसमें हम लोगों ने इस तरह से प्लेटिनियम वायर लगा रखा है जैसा हमेशा करते आए हैं, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। यहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास कराई है दोस्त, और जो हाइड्रोजन गैस पास कराई है उसका प्रेशर हमने दे दिया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर दिया है, और साथ साथ में जो प्लेटिनियम वायर लगाया है उसको भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है ऐसे। ये प्लेटिनियम वायर है इस तरह से, और ये प्लेटिनियम का हमारा प्लेट है, ये प्लेटिनियम वायर है, ये प्लेटिनियम वायर है, ऐसा काम है। अब उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि यार इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, मतलब ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है। तो यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही होगी, रिएक्शन मेरे दोस्त ये हो रही होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ना, तो 0 से क्या जा रहा है, +1 जा रहा है। अब इसका पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट लिख लूं, कंसंट्रेशन ऑफ HN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। गैस है ना, तो यार गैस का तो प्रेशर लेते हैं इक्विलिब्रियम में। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रखा जाए, 0। कैसे, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, ये देखो दोस्त, यदि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है तो ऑक्सीडेशन भी तो 0 होगा। मैंने कहा था कि यदि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको हमेशा पता है, उसी हाफ सेल का, बस माइनस साइन लगाना है। तो 0 में माइनस साइन लगाओगे तो फिर 0 आएगा,
ठीक है, तो इसका मतलब ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों लिख देता हूं, जैसे मान लो गड़बड़ ना हो। इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यार ये वैल्यू तो आपको दी है, 0 हो गई। अब ये वैल्यू हमने रख दी 0.03 लॉग एच एंड कंसंट्रेशन क्या हो गया 10 की पावर 20। क्यों, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर -20 हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रहा है 1, तो इसका मतलब ये आ गया 0.03 इंटू 20 वोल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आई थिंक कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 6 के आसपास। अब देखो हमारा 6 वोल्ट आ रहा है, 6 के आसपास आ रहा है, ये 0.6 अब 0.6 आ रहा है, मगर इनका ये आ रहा है, तो ये दोनों आंसर सही है। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यहां पर वैल्यू मैंने पढ़ाई थी 0.0591, इसी को हम अप्रोक्सीमेट 0.06 ले लेते थे न्यूमेरिकल वैल्यू को इजी करने के लिए, तो 0.6 का मतलब यही है, ठीक है। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब जरा देखो यार दोस्त, इतने बड़े क्वेश्चन में ये क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहना है कि एक बटन सेल है। बटन सेल क्या होता है, ये वैसे अभी पढ़ाएंगे हम लोग, बैटरी है ये, ठीक है। बैटरी जैसे आपका जो वॉच होता है ना, वॉच में छोटा सा सेल लगा होता है ना, उसी को बटन सेल कहते हैं, ठीक है। तो उससे नाम से टेंशन ना लो, अपने को एक सेल रिएक्शन चाहिए। बटन सेल यूज्ड इन ए वॉच फंक्शन एज ए दिस, एक वॉच है जिसमें इस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहां पर देखो 0 Zn सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड 2Hg solid plus Zn ion equals plus 2OH ion equals if half cell potential are this, उनके हाफ सेल पोटेंशियल भी दिए हैं, यहां पे कामा मार देना, है ना। उनके हाफ सेल पोटेंशियल भी दिए हुए हैं, द सेल पोटेंशियल विल बी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यार सेल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है कि सेल पोटेंशियल इक्वल टू होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही तो पढ़ाया है, 3 फार्मूले लिखे थे, उसमें से ये फार्मूला मैंने कहा था सबसे ज्यादा चलता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जरा बताना ये क्या है 0, ये क्या है +2, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन है, और ये दोस्त ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या हो गया एनोड हो गया, ये तो एनोड हो गया ना। अब कैथोड क्या है, ये क्या है +1 और ये क्या है 0, तो ये हमारा कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन है सिल्वर वाला, तो सिल्वर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है, ये देखो +1 और ये 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां लिखा है, ये देखो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपने रख दिया 0.34, माइनस साइन लगा दिया। अब एनोड का क्या है, Zn एनोड है, एनोड का क्या दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये देखो दिया है, मैंने उस जगह पे पेन चला दिया है, तो थोड़ा सा उसको रफ कर देता हूं, जैसे आप लोगों को पता चल जाए, उसको ऊपर लिख दूंगा कि ये देखो दिया है, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये कैथोड है, ये देखो, तो ये देखो Zn +2 से Zn, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कितना है ये, तो बस रिडक्शन पोटेंशियल रख दो। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है ऐड हो जाएंगे, तो यार ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 और +34, 76 + 34 कितना होता है 110 होता है। अब इसमें पॉइंट लगा लो, तो 2 पॉइंट बाद है, तो ये वैल्यू आ रही है, वो भी कैसा प्लस साइन के साथ, तो +1.1, ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, ये आंसर हो गया है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, बस इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा था, तो लग रहा था कुछ डरावना टाइप का है, तो कुछ अच्छा होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, और प्यारे बच्चों वो तो सबसे इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताओ, किसको कैसे सॉल्व करें, जरा चेक करना। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यार इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा यार, ये तुम ही सॉल्व करो, बस मैं एक बार लिख देता हूं। वो कह रहा है कि ये एक हाफ सेल है, कॉपर इक्वल्स, कॉपर डबल आयन इक्वल्स टू कॉपर 1 इक्वल्स, जिसका उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड, कितना दिया है मेरे दोस्त, दिया है 0.15 वोल्ट।
साथ में उन्होंने एक और दिया, कॉपर +1 इक्वल्स गिव्स कॉपर सॉलिड, ये वाला, ये देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है स्टैंडर्ड, ये देखो। अब वो इसका पूछ रहे हैं, कॉपर +2 इक्वल्स कॉपर सॉलिड, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पूछना चाह रहे हैं, ये देखो ऐसे विल बी। तो अब क्या है बताओ, इनके क्या ऐड करोगे, डेल्टा जी या ई? ये क्या दिया है, हाफ सेल, ये क्या दिया है, हाफ सेल, और पूछा क्या गया है, हाफ सेल। हाफ सेल दिया जाए, हाफ सेल पूछा जाए तो ऑलवेज क्या ऐड होंगे, डेल्टा जी ऐड होंगे। तो इन दोनों के डेल्टा जी ऐड करके इसके बराबर कर देना, और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जब डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। और डेल्टा जी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से ऐड करोगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते थे या मैथ्स में करते हो, कि जो मन है वो करो, बस फाइनल ये रिएक्शन आनी चाहिए, और जो रिएक्शन के साथ करोगे वही डेल्टा जी के साथ करोगे, मतलब जिसका मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो। अब निकाल लोगे, छोड़ दूं ना यार, अब कर लेना भाई यार, नहीं तो मार ही खाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अब ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो हम लोग आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, टाइम भी कम है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेट SN4+2 SN2+2 कपल इज इतना वोल्ट, दैट ऑफ इतना, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कनेक्टेड बाय द सेल पोटेंशियल विल बी। उनका कहना है, ये क्वेश्चन में कई बार पीछे अभी करा के आया हूं, उनका कहना है कि एक हमारे पास ये हाफ सेल है, कौन सा हाफ सेल है जरा देखो, SN स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, SN4 SN2, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है +1.5 वोल्ट, और एक हाफ सेल हमारे पास दोस्त ये है क्रोनियम ऐसे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -74.74 वोल्ट। अब वो पूछ रहे हैं बताओ इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका मतलब सेल अपने को बनाना है। हाफ सेल देने से पता थोड़ी चलता है कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, है कि नहीं? तो सेल अपने को बनाना पड़ेगा। अब अपने को बनाना पड़ेगा तो पता करना पड़ेगा ना यार दोस्त, कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। कौन बताएगा कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, कौन बताएगा? अरे यार तुम और हम बताएंगे। तुम और हम क्या बताएंगे दोस्त, जरा बताना। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमेशा क्या होता है, कैथोड, और जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो क्या होता है, एनोड। पीछे लिखाया है, ठीक है, बस मारी खाओगे यदि याद नहीं रह रहा है चीजें। देखो कॉन्सेप्ट भूले तो गए। अब देखो कहां लिखा है, मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूं कि ये बात मैंने कहां लिखाई है, कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। ये बात मैंने कल लिखाई होगी फिर, ठीक है, आज नहीं लिखाई है तो कल लिखाई है, लास्ट पीछे वाली क्लास में लिखाई होगी। ये देखिए, तो चलो देखो यार बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो ये कैथोड हो गया, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो ये एनोड हो गया। अब तो काम खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही तो होता है, ध्यान है ना। अब यार वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू तो डाल ही लोगे यार। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 0.15, और इसकी कितनी है 0.74। अब ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस है और माइनस वहां लगेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड होने पर वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इतना, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। यार इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE सेल स्टैंडर्ड। वो कह रहा है इसका डेल्टा जी बताओ, तो n की वैल्यू डाल दें, f की वैल्यू तो हमें हमेशा पता होती है कूलाम, और ई सेल स्टैंडर्ड की वैल्यू उन्होंने दे रखी है +0.46 वोल्ट। अब प्रॉब्लम है कि n की वैल्यू पता चल जाए तो खेल हो जाए, और n क्या होता है सेल से पता चलेगा। सेल क्या बना है, सिल्वर आयन को कॉपर मेटल में डाला गया है। तो जरा बताओ सिल्वर आयन को कॉपर मेटल में डालोगे तो क्या होगा, ये सिल्वर आयन है और आपने कॉपर मेटल में डाल दिया है, ये इक्वल्स, तो क्या होगा, ये कॉपर आयन
और ये सिल्वर। ऐसा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा या कहीं लिखा पढ़ा होगा कि कॉपर की रॉड को यदि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा। इसी तरह से सिल्वर की रॉड को यदि कॉपर के सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा। ये देखो, है ना। तो ये सारी बातें भी पढ़ाई जाएंगी कि क्या होगा। अभी तो हम लोग सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, 2, तो रिडक्शन भी कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एन की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यार मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सारा बच्चा कर लेगा। एक हाफ सेल दिया है, दूसरा हाफ सेल दिया है और तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है। तो क्या करोगे, डेल्टा जी ऐड करके निकालोगे, है ना। डेल्टा जी ऐड कर लोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, जैसे पीछे निकालना सिखाया था, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट समझ गया कैसे करना है, डेल्टा जी ऐड करने हैं। इसका डेल्टा जी कितना बनेगा, मैं लिख देता हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 F, और सेल पोटेंशियल कितना है, 0.337। ये आ गया इसका डेल्टा जी। अब यार दोस्त देखो जरा, इसको पलटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि +1 यहां लाना है, अपोजिट है, और Cu यहां लाना है, इसको ऐसे। तो इसको पलट के लिख रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं पलट के। ये इक्वेशन का डेल्टा जी मैं लिख रहा हूं, Cu प्लस गिव्स Cu +2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल कितना हो जाएगा, -0.153 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, रिएक्शन पलटोगे तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पलट जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन का निकाल के दे रहे हैं आपको। क्या हुआ, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 1, F की वैल्यू ये है, और सेल पोटेंशियल माइनस में है, -1.53 वोल्ट। अब इन दोनों को इस जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसमें यही फार्मूला लगा के निकाल लोगे। ठीक है, अब जरा देखो यार दोस्त, इस क्वेश्चन को देखो। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ द फॉर्मेशन एट 298 केल्विन आर, हीट ऑफ इन मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है गिव्स फ्री एनर्जी की। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, किसका किसका दिया है, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड और पेंटेन का। पूछ क्या रहा है, ई सेल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं पूरा करूंगा, आप लोग अच्छे से देखिए इसको करते कैसे। उसने मेरे को बोला कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ किसकी किसकी गिवन है, वाटर लिक्विड, फिजिकल स्टेट भी बता रखी है कि वाटर लिक्विड की गिवन है। ठीक है, और किसकी गिवन कर रहा है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गिवन कर रहा है। ठीक है, 2 की गिवन कर रहा है आई थिंक, और पेंटेन की गिवन कर रहा है। पेंटेन तो सब लोग जानते हैं, C5H12 एन लगा है ना, गैस, इनकी गिवन की है। और वैल्यू कितनी है, वैल्यू दी है -237.2, इसकी वैल्यू दी है +394.4, इसकी वैल्यू दी है -8.2, इसकी वैल्यू दी है। अब वो पूछ रहा है डेल्टा ई निकालो, किसका, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो पहले थोड़ा फ्यूल सेल के बारे में बता दें, क्योंकि ये सब बैटरी में पढ़ोगे, हो सकता है वहां तक हम लोग ना पहुंच पाए, इतना टाइम ना हो, तो बीच बीच में यदि टर्म आ रहा है तो बताते जा रहे हैं। फ्यूल सेल का मतलब कुछ नहीं होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को या किसी को भी बर्न करते हो, तो बर्न करने में जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल क्या है, किसी भी फ्यूल को बर्न किया, बर्न करने से जो एनर्जी निकली, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या काम होता है, फ्यूल सेल का काम होता है। बस ये होता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल की तरह ही काम करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम है। और नाम ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहां पे हमेशा कंबशन होता है, और कंबशन होने से जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है। किसी ने कहा सर ये कैसे होता है, तो मेरे दोस्तों ये जो तुम बाइक, स्कूटी, कार ये सब चलाते हो, इसमें यही सेल होता है। हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल कंबशन होता है, और वो इलेक्ट्रिकल, वहां सिस्टम अलग है मगर लगभग इसी तरह का एक सिस्टम है। वो अलग तरह से काम करता है, ये अलग तरह से काम करता है, मगर लगभग वही चीज है। तो जरा देखो यार, पेंटेन है। अब पेंटेन को जब तुम बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या बनेगा, ये गैस है, ये गैस है, बर्न किया तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड 10 बार पढ़ा चुके हैं, गैसीय स्टेट में भी पढ़ाया है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया है। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, वाटर। ये देखो, अब ये रिएक्शन है फ्यूल सेल की, और ये क्या है, लिक्विड। अब मेरे दोस्त इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो देखो 10 और 6 ये बैलेंस हो गई, 8 हो गया ना, ये ज्वाइंट कर दो। ये देखो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो इस रिएक्शन का ई सेल स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, इस रिएक्शन का। तो मेरे दोस्त इस रिएक्शन का यदि ई सेल स्टैंडर्ड वो हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी मिल जाए। यदि डेल्टा जी मिल जाएगा तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। ये देखो डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी, यहां डाल देंगे। अब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो जरा डेल्टा जी की वैल्यू देखो क्या निकालोगे। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड रिएक्टेंट। अब डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या है, ये, रिएक्टेंट क्या है, ये। इसमें इसका डेल्टा जी क्या रखोगे, 0। क्यों, आपको पीछे पढ़ाया है, नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होता है और उसका डेल्टा जी भी 0 होता है। नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसका डेल्टा जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब जरा देखो, हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। प्रोडक्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की वैल्यू दी है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की वैल्यू दी है, देखो यूनिट लिखी है किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल की वैल्यू दी है, और यहां कितने मोल खर्च हो रहे हैं, 5। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 इंटू 394.4, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख रहा हूं। अब वाटर की कितनी दी है, -237.2, और वहां वाटर कितने हैं, 6। तो 6 इंटू -237.2, ये हमारा पूरा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। अब रिएक्टेंट मेरे दोस्त देखो, रिएक्टेंट में इसकी 0 हो गई तो डायरेक्ट इसकी डाल रहा हूं, कितनी है, -0.82। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और मोल भी कितने हैं, 1, और पर मोल दिए। अब ये निकल के आ गया क्या, डेल्टा जी रिएक्शन, उसको आप यहां डाल दोगे। डेल्टा जी रिएक्शन यहां आ गया। एफ की वैल्यू जानते हो, बात आई एन की वैल्यू दोस्त कितनी डाली जाए, तो यार एन की वैल्यू यहां से निकाल लो। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 4 है कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी है, हाइड्रोजन की +1 डालोगे और +1 डाल के निकाल लो। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चेंज पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं गिवन रिएक्शन में, क्या कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो निकाल लोगे ना, कितना आएगा, 12/5 आएगा। अब वो जो मैंने फार्मूला पढ़ाया था x mod p - q, उससे n निकाल लेना, वही n यहां डाल दोगे। अब कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया है करके। डेल्टा जी रिएक्शन ये आ गया आपका। ठीक है, F फराडे वैल्यू है, कांस्टेंट होती है, ई सेल स्टैंडर्ड निकालना है। n की वैल्यू कहां निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे, मॉड की वैल्यू के 5 mod 12/5 -4। किसी ने कहा 12/5 कैसे आएगा, यार ये 5x हुआ, ये +12 हुआ बराबर 0, तो वो उधर जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू ये आ गई हमारे, ये देखो n डाल दोगे, f डाल दोगे, डेल्टा जी ये निकाल दिया है, ई सेल निकल आएगा। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा समझो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था E0 = हमारा होता है
0.06 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 का रिडक्शन और इक्विलिब्रियम। अब बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? ये क्या है? लॉग इक्विलिब्रियम। अब सॉल्व कर लो यार दोस्त। तो अब मैं छोड़ दूं। देखो यार, बोर्ड पे इतनी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, लेक्चर बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन यदि मैं बोर्ड पे करूंगा तो ये क्या आ गया? 10 की पावर आ गया 0.46 डिवाइडेड बाय 0.3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा आंसर आपका बनता है। कैलकुलेशन तो देख ली ना कैसे किया। ये देखो फार्मूला कराया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका, ये देखिए उसी फार्मूले को लगा दिया है। ये देखो यार, E0 इक्वल टू 0.6 अपॉन n लॉग इक्विलिब्रियम, बस फार्मूला लगा दिया है, वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ये देखो दोस्त, तो ये क्वेश्चन आया। अब इससे हमारा क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, वैल्यू निकाल लोगे। अब हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो देखो सारे बच्चे कर ही लोगे, हाफ सेल का है। ये एक हाफ सेल दिया है, इसका पोटेंशियल इतना दिया है, फिर हाफ सेल दिया है, इसका पोटेंशियल इतना दिया है, और फिर एक हाफ सेल का पूछ रहा है। इसको मैं कर देता हूं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो जरा बच्चों, इसने क्या पूछा है। इसने कहा है कि एक हमारे पास हाफ सेल है Fe2 इक्वस से Fe सॉलिड, और मेरे दोस्तों इसका पोटेंशियल कितना दिया है? -0.41, ठीक है। फिर वो कह रहा है Fe3 इक्वस इसका पोटेंशियल उसने दिया है 0.771 वोल्ट। अब वो पूछ किसका रहा है? इसका पूछ रहा है। ये देखो, Fe सॉलिड टू Fe इक्वस 3Fe2 इक्वस विल बी। इसका पोटेंशियल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, दिमाग अच्छे से लगाइएगा। मैं पहले राउंड में जब मैंने पढ़ा, मुझे लगा अब 2 हाफ सेल दिए हैं और तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है। मुझे ये लगा था कि 2 हाफ सेल दिए हैं, तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चेक करना, ये एक हाफ सेल है +2 से 0। कैसा हाफ सेल है? रिडक्शन। ये जरा चेक करो, +3 से 0। ये भी आप हाफ सेल है, कैसा हाफ सेल है? रिडक्शन। अब जरा ये चेक करो, 0 +3 और +2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो आप, यदि ये वाला पकड़ो तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन है, और ये वाला पकड़ो तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब ये फुल सेल लिखा है, ये हाफ सेल नहीं लिखा है। इसने हमारे साथ चीटिंग की है। चीटिंग क्या की है दोस्त, बताता हूं। ये ऐसे लिख सकते हो इसको, इसने हमें फंसाने की कोशिश की है हम लोगों के साथ गेम देख रहे हो। इसको महंगा पड़ेगा ये गेम। ये देखो, हम लोगों के साथ इसने चीटिंग की है। इसने क्या किया? इसने सोचा कि आपको ऐसा फील दो जिससे आपको ये फील आए कि ये एक हाफ सेल है, जबकि ये फुल सेल लिखा है। Fe0 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2। ये तो यार फुल सेल है, ये तो पूरा सेल है, ये तो सेल रिएक्शन लिखी है। तो अब डेल्टा जी नहीं जोड़ोगे। कोई बच्चा हो सकता है जल्दी से डेल्टा जी जोड़ दे, वैसे डेल्टा जी जोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बस वो लेंथी ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा जी जोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, वो लेंथी ज्यादा हो जाएगा। मगर इसमें तुम चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब सेल बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं, तो हम उतने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कराएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। पहले ये चेक करो, ये वाला सेल अपोजिट दिया है तो इसको पलट लो। गौर समझ लीजिए, मैं 2 बातें बता रहा हूं, इसके करने के 2 मेथड है। आप चाहें तो डेल्टा जी ऐड करके आंसर निकाल लें,
आप चाहें तो दोनों के डेल्टा जी ऐड करें, इसका और इसका डेल्टा जी ऐड करें और ये रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल लें, उस डेल्टा जी से फिर ई सेल नॉट निकाल लें। एक रास्ता ये है। और दूसरा, यदि ये सेल बना रहा है तो आप चाहें तो डेल्टा ई डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो ये मैं बता दे रहा हूं। इस रिएक्शन को मैंने बेटा पलट लिया ऐसे, इस तरह से, और इसका वोल्टेज भी पलट गया इस तरह से, ऐसे। अब आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वोल्टेज में भी होगा, है कि नहीं? तो देखो, डेल्टा जी ऐड करना है तो ऐसे ऐड करो। यदि डेल्टा जी के फॉर्म में करना है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसका डेल्टा G1, इसका डेल्टा G2 स्टैंडर्ड ऐड करोगे, इसके बराबर आ जाएगा डेल्टा G3, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक रास्ता ये है, ठीक है, जैसा हम हमेशा करते आए। और दूसरा रास्ता है कि ये है कि ये डायरेक्ट सेल बन गया है। और यदि दोस्त डायरेक्ट सेल बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यदि कहीं सेल बन जाए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अब ये सेल बन गया है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन करें जैसे मैंने अभी किया है। इसका पहले डेल्टा G1 निकाला, फिर इसका डेल्टा G2 निकाला, फिर इन दोनों को ऐड किया, वो डेल्टा G3 निकल के आया, और डेल्टा G3 में फिर हमने फार्मूला लगाया माइनस एफ ई सेल। एक रास्ता ये था, ये बड़ा रास्ता है। और ये हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब इस बार सेल बना है। 2 हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल नहीं पूछा गया है, 2 हाफ सेल देके तीसरा सेल पूछा गया है। और जब सेल पूछा जाए तो मैंने कहा था ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। अब इसमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, पकड़ लो। वोल्टेज दिया है, जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है रिडक्शन वोल्टेज, वो कैथोड होता है। किसका रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा है? इसका। इसका मतलब ये वाला कैथोड है, तो कैथोड का वोल्टेज कितना दिया है? 0.771। एनोड का वोल्टेज कितना दिया है? प्लस हो जाएगा 0.441। अब दोनों को ऐड करो तो 1 से 1 कितना हुआ? 2। 7 और 4 कितना होता है? 11। 7 और 4 कितना होता है? 11। 12 हो जाएगा। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया 1.212 वोल्ट। ये देखो आंसर मैच कर गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक लाइन में भी सॉल्व होगा, और यदि बच्चा अच्छे से पकड़ ना पाया तो बहुत लंबा सॉल्व होगा, और हो सकता है गलत भी हो। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है जैसे ये एक हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है, दूसरे हाफ सेल का ये पोटेंशियल दिया है, और तीसरा हाफ सेल पूछ रहा है, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और वैसे उसने खुद भी लिखा है, थोड़ा सा देखो, ईएमएफ ऑफ रिएक्शन पूछ दिया है, ईएमएफ ऑफ सेल नहीं लिखा है, रिएक्शन लिखा है, जैसे आप थोड़ा फंस जाओ। तो 2 हाफ सेल देके जब उसने उसी हाफ सेल से सेल बनाया है, फिर से बार बार बोल रहा हूं, 2 हाफ सेल दिए हैं और उन्हीं हाफ सेल का सेल बनाया है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। यदि 2 हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल पूछता तो डेल्टा जी वाले मेथड से करते, ठीक है। वैसे आप डेल्टा जी से करोगे तो भी आंसर आएगा, मगर अब इतना लंबा क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन क्यों करेंगे? तो अब मैं इसको रफ कर दूं सारा पढ़ाने के बाद कि ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, है ना। इसको रफ कर दे रहा हूं, समझा चुका हूं कि ये मेथड भी लगा सकते थे, मगर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रफ कर दे रहा हूं। नहीं तो ये होगा कि किया क्या क्या है, ठीक है। ये तो बस सही लिखा है। तो जरा देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो यार दोस्त, बात समझ गए? ऐसे क्वेश्चन करोगे याला, अब जैसे मैंने करके छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए। अब इन्हीं क्वेश्चनों को आपको और आगे फॉलो करना है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन पे ही छोड़ देता हूं, आप इनको करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। आप इनको करिएगा, पूछिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें और मेहनत करें। सभी बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अच्छे से करें, मेहनत अच्छे से करें, ठीक है। कोई बच्चा ये मत सोचे कि टाइम उसके लिए कम है, और कोई बच्चा ये भी मत सोचे कि टाइम उसके लिए बहुत ज्यादा है,
टाइम हमेशा लिमिटेड होता है। आपको बस मैं एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूं, या कह सकते हो ज्ञान की बात बताना चाहता हूं। क्या, जरा समझो। कम समय में की गई ज्यादा मेहनत, कम समय में की गई ज्यादा मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। ज्यादा समय में की गई ज्यादा मेहनत किसी में कन्वर्ट नहीं होती है, वो बस आपको ग्रोथ देती है मगर रिजल्ट नहीं देती है। मतलब ये 3-4 महीने जो बहुत मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और यदि ये 3-4 महीने वो सिर्फ 100 पढ़ेगा तो बस वो ग्रोथ कर गया। 500 नंबर आ रहे थे, 550 आने लगेंगे, ग्रोथ तो हो गई ना, मगर सेलेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझदार इंसान और सिलेक्शन वाले बच्चे में यही डिफरेंस होता है। कोई सोचते हैं कि नहीं जिनका सिलेक्शन होता है बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे याद आया, मैं किसी दिन एक बच्चे को लाऊंगा, ठीक है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 19 है, और उससे आपको बात कराऊंगा, स्टूडियो में ही लाऊंगा, किसी दिन जरूर बात कराऊंगा, 2, 4, 6, एक हफ्ते के अंदर। तो अब आपको पता चलेगा कि कम समय में की गई ज्यादा मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। गौर सुनो इस बात को, कम समय में की गई ज्यादा मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, और ज्यादा समय में ज्यादा मेहनत करने से सिर्फ ग्रोथ मिलती है। तो ध्यान रखिए, हम ग्रोथ लेने के लिए नहीं आए हैं कि 400 नंबर थे 450 आ गए, 400 नंबर थे 500 आ गए, नहीं, 400 नंबर थे 700 आएंगे, 500 नंबर थे 720 आएंगे, ऐसा करने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ जी जान लगा के पढ़ो। ये 4-5 महीने 3 महीने जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, वो सेलेक्ट होगा। और कितना पढ़ना है, जितना टाइम है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कितना पढ़े, क्या प्लानिंग बनाए, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। जितना समय है सब पढ़ने में लगाओ। सिर्फ 4 महीने पढ़ के पूरी लाइफ सेट है यार, और तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की। तो सोचो, सिर्फ 4 महीने मेहनत करके पूरी लाइफ सेट है। नहीं तो डेली मेहनत करो। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तुम क्या करोगे, टेबल पे बैठे रहोगे। मन होगा तो मरीज की शक्ल देखोगे, अच्छी नहीं है तो नहीं देखोगे, बिना देखे ही लिख दोगे कि हाँ यार जाओ ये खा लेना, ठीक हो जाओगे। और अच्छा लगेगा तो शक्ल भी देख लोगे कि हाँ भाई दिखने में कैसा लग रहा है। और नहीं तो भैया कहीं पर क्या होगा, तुम भी रिक्शा चला रहे होगे, तुम्हारे बगल में हम भी रिक्शा चला रहे होंगे, 24 घंटे दोनों लोग, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जहां तुम वहां हम। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो जी जान लगा के, ये लाइफ का कॉन्सेप्ट है। कम समय में की गई ज्यादा मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, और ज्यादा समय में की गई ज्यादा मेहनत सिर्फ ग्रोथ देती है। तो ग्रोथ लेने नहीं आए हो तुम रिजल्ट देने आए हो। तो मेरे दोस्तों, रिजल्ट देने के लिए कम समय में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं, तुम 10 नहीं 20 घंटे पढ़ो, जितना टाइम मिलता है बस पढ़ो। खाना खाया सोया पढ़ाई की, खाना खाया सोया पढ़ाई की। जब मैं पढ़ता था तो मैं बस एक ही काम करता था। लास्ट के 3 महीने मेरा सिर्फ एक ही रूल होता था। चलो आज आपको बता देता हूं अपनी लाइफ का कि मैं लास्ट के 3 महीने कैसे पढ़ता था। मेरा काम सिर्फ एक होता था, सुबह उठा 6-7 बजे। जब लास्ट के 3 महीने होते तो स्कूल बहुत कम जाता था। सुबह उठा 6-7 बजे, फ्रेश हुआ, नाश्ता पानी किया, अपने कमरे में बैठ गया और बस पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, ब्रेकफास्ट आता गया, मम्मी ने दे दिया, मैंने खा लिया उसी टेबल पे। मैं टेबल से नहीं उठता हूं फिर उस रूम से, बस पढ़ता रहता हूं। 1 बजे मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूं। गया 5-10 मिनट कुछ इधर उधर किया, नहाया धोया, खाना खाया और फिर आके 1-1.5 घंटे सो गया। 1-1.5 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठा, 5 मिनट इधर उधर टहला, ठीक है, वॉक कर ली, छत पे चला गया, बस आधे घंटे। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में कैब हो गया, फिर मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब फिर मैं पढ़ता था 6 बजे तक, क्योंकि गर्मियां हो जाती, पेपर हमेशा लास्ट में ही आते, उस समय गर्मियां होते। 6 बजे तक पढ़ता था। 6 बजे मैं बाहर निकल आता था अपने रूम से और घर के बाहर चला जाता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारता था, जो भी बदमाशी कर सकता था करता था, ठीक है। और उस समय सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करता था, किसी भी दोस्त से कोई पढ़ाई की बात नहीं। 1-1.5 घंटे मस्ती करके फिर अंदर आ जाता था 7:30 बजे तक। 7:30 बजे 8 बजे आ गया, खाना ना खाया, 9 बजा लिया, 9 से लेके 1 बजे रात तक या 2 बजे रात तक फिर पढ़ा, बस और कोई काम नहीं है। बस इसी तरह से 10-12-15 घंटे पढ़ लेता था और 3-4 महीने ही मैं पढ़ता था और इतने में हमारा हर एक एग्जाम बिल्कुल मस्त क्लियर होता था। क्यों? क्योंकि ये लगातार तुम यार 1-1.5 महीने जी जान लगा के 13-13, 14-14 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोई बच्चे कहते सर मेरा बैकलॉग पड़ा हुआ है, बैकलॉग कैसे कवर करें? अरे निकम्मे, बैकलॉग इसलिए पढ़ा है कि तुम पढ़ना ना सोच के हमेशा पेन कॉपी लेके टाइम टेबल ही बनाया करते हो। अरे पहले पढ़ो तो सही, 1 महीने पढ़ के देखो जरा, 15-20 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे,
खत्म ना हो जाए बैकलॉग तो कहे ना, मगर तुम पढ़ते कहां हो, तुम तो सिर्फ टाइम टेबल में अपना दिमाग बर्बाद करते रहते हो। तो बस इस शेड्यूल को फॉलो कर लो, 15-20 दिन फॉलो करोगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस 15-20 दिन में कम से कम तुम 20-25-30 चैप्टर खत्म करोगे, चाहे जिस चीज के खत्म करो, चाहे वो फिजिक्स के खत्म करो, चाहे केमिस्ट्री के खत्म करो, चाहे बायो के खत्म करो। जब 15-20 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो अपने आप मोलार हाई हो जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप नंबर आएंगे। मगर निकम्मों को करना क्या है? सिर्फ एक काम करना है, आज सुबह से लेकर शाम तक टाइम टेबल बनाया कल का, उसको 2 घंटे फॉलो किया, फिर शाम को बैठ गया नया टाइम टेबल बनाने, फिर तीसरे दिन बैठ गया नया टाइम टेबल बनाने, फिर चौथे दिन बैठ गए सर को मैसेज करने, 5वें दिन हाय हाय करने बैठ गए कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे भैया जरा थोड़ा अच्छे से पढ़ाई तो करके एक बार देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा क्या होगा, और तुम ही सेलेक्ट होगे और कोई नहीं सेलेक्ट होगा। क्यों? जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो तुम्हारे जैसे ही निकम्मे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे ही होनार बच्चे हैं। तुम अपने को निकम्मे समझोगे तो निकम्मे हैं वो, तुम अपने को होनार समझोगे तो वो होनार है। अंदर तो झांको, वही हो जिसका सिलेक्शन हुआ है और जो तुम बैठे हो, दोनों एक ही हो। बस दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि वो करता है, तुम सोचते हो, वो करता है, तुम सोचते हो। तो भैया करो, सोचो नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ज्ञान की बातें खत्म हुई। मान लो तो डॉक्टर, ना मानो तो सिर्फ ग्रोथ मिलेगी। जय हिंद।